सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो है गैसियस स्टेट चैप्टर का आइडियल एंड रियल गैसेस, व्हाट आर द कॉज फॉर द डेविएशन ऑफ आइडियल बिहेवियर एंड हाउ टू मेजर द डेविएशन ऑफ आइडियल बिहेवियर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है इसको पढ़ेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का सिग्निफिकेंस देखेंगे, एक आइडियल गैस इक्वेशन से डेविएशंस क्यों होते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, इसलिए लेट अस स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है आइडियल एंड रियल गैसेस, गैसेस स्टेट यूनिट का ही टॉपिक। ठीक, चलिए तो पहले हम देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। तो एज वी नो फ्रॉम बॉयल्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, इसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। तो फ्रॉम बॉयल्स लॉ हम लिख सकते हैं, फिर हमने क्या पढ़ा था चार्ल्स लॉ। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कब एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फिक्स मास। बॉयल्स में क्या होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स मास, इसको हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वी कैन राइट नाउ अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां में क्या था एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको बोलते हैं हम एवोगाड्रो लॉ। ठीक, तो तीन लॉ बेसिकली यहां में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ चुके हैं। अब इन तीनों को अगर हम मिला दें सो कंबाइनिंग दीज थ्री लॉ वी कैन राइट, तो यहां में क्या जाएगा एन टी बाई पी, और इस साइन को हटाएंगे तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा, तो इसको हम बोलते हैं आर एन टी बाई पी, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो हम क्या लिख सकते हैं पीवी इक्वल टू एन आर टी, इसी को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, where P is pressure in atmospheric pressure, V volume in liter and number of moles, R is the gas constant। तो R क्या बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। जनरली हम इसकी वैल्यू क्या लेते हैं तो अलग अलग यूनिट के हिसाब से अलग अलग होता है। तो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स 0.0821। जब प्रेशर किस में होगा एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम किस में होगा लीटर में, टेम्परेचर किस में होगा केल्विन में, नंबर ऑफ मोल्स या 1.98 केल्विन में भी ले सकते हैं। ठीक, इसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये बड़े काम का चीज है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। ठीक, चलिए अब हमें एक्चुअली यहाँ में क्या पढ़ना है आइडियल गैस। ठीक, तो गैसेस बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक को बोलते हैं आइडियल और एक को बोलते हैं नॉन आइडियल भी आप कह सकते हैं या रियल। चलिए अब आइडियल गैस किसको बोलेंगे, द गैस विच ओवेज द आइडियल गैस इक्वेशन, वह गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे, ओबे करे अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इज कॉल्ड एन आइडियल गैस। ठीक, तो अब यहाँ में हम इसको लिख सकते हैं कि गैस या गैसेज को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक को हम बोलते हैं आइडियल गैस और दूसरे को आप कह सकते हैं नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल को हम क्या बोलते हैं रियल। ठीक, तो आइडियल गैस किसको बोलते हैं, वह गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल टू एन आर टी इस इक्वेशन को फॉलो करे, ओबे करे एट अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो व्हाटएवर द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कम है, ज्यादा है, लो है, हाई है, कुछ भी है, हर कंडीशन पे इस इक्वेशन को फॉलो करेगा तो हम उसको बोलते हैं आइडियल गैस। ठीक, अब आप ये भी कह सकते हैं चलिए ये इक्वेशन हमको आया कहां से, फ्रॉम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ। तो वो गैस जो बॉयल्स लॉ को फॉलो करे, चार्ल्स लॉ को भी फॉलो करे, एवोगाड्रो लॉ को भी फॉलो करे तो उसको हम बोल सकते हैं आइडियल है। ठीक, बट अब यहाँ में क्या पाएंगे, हाउएवर देयर इज नो गैस व्हिच ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, मतलब हर ऐसा कोई गैस हमारे पास नहीं है जो हर कंडीशन में इस इक्वेशन को फॉलो करे। So hence the concept of ideality, ideal gas is only theoretical or hypothetical। ये हमारा एक assumption है, ये hypothetical है कि कोई ऐसा गैस हो जो हर कंडीशन में इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे। ठीक, the gases are found to obey the gas laws fairly well if the pressure is low or the temperature is high। तो सिर्फ इस कंडीशन में ये पाया गया कि मोस्टली गैसेज होती हैं वो
आइडियल बिहेवियर को फॉलो करती हैं, बट कब? जब प्रेशर बहुत कम है या टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, किस कंडीशन पे कोई गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगा, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा? तो जब प्रेशर कमती हो, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। सच गैसेज आर देयरफॉर नोन एज रियल गैस, उसको बोलते हैं रियल गैस। ठीक, या नॉन आइडियल भी कह सकते हैं समझने के लिए। ठीक, चलिए थर्ड पॉइंट यहाँ पे कि ऑल गैसेज आर रियल गैसेज, तो जो भी गैसेज होती हैं वो रियल है, आइडियल कोई नहीं है। हमें उस एक्चुअली गैस को आइडियल बनाना पड़ता है। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस ओनली दोज गैसेज नियरली बिहेव एज आइडियल और परफेक्ट which have very low boiling point such as नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो कुछ ये जो ऐसे गैसेज हैं जो थोड़े आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं, बट 100% तो आइडियल नहीं होते। ठीक, तो आइडियल गैस किसको बोलेंगे? जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे अंडर ऑल कंडीशंस और टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट ये पाया गया कि कोई भी गैस आइडियल नहीं है। ठीक, तो इसलिए आइडियलिटी क्या है हमारा? एक हाइपोथेटिकल है, थ्योरेटिकल है। ठीक है, जो गैस आइडियल गैस को इक्वेशन को फॉलो नहीं करता उसको बोल सकते हैं नॉन आइडियल या रियल। ठीक, चलिए अब दोनों को डिफरेंशिएट करें कि हम किसको आइडियल बोलेंगे, किसको रियल बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए डिफरेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन आइडियल गैसेज एंड रियल गैसेज, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैसेज। तो जस्ट टेबुलर फॉर्म में लिखने से हमारे लिए आसान रहेगा। तो चलिए आइडियल गैस में क्या लिखेंगे? They obey gas laws under all conditions of temperature and pressure। अभी जो डिस्कस किया, रियल गैसेस क्या होते हैं? एक्चुअली ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं, ये भी किसी न किसी को फॉलो करते होंगे। ठीक, ये किसको फॉलो करते हैं? वान डेर वाल गैस इक्वेशन। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, they obey the gas law only at high temperature and low pressure। तो ये सिर्फ इस कंडीशन पे ही आइडियल बिहेवियर को फॉलो करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? आइडियल गैस इक्वेशन मतलब Pv इक्वल टू nRT। तो इस इक्वेशन को जो गैस अगर फॉलो करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? आइडियल गैस। और ये किसको फॉलो करते हैं? वान डेर वाल गैस इक्वेशन। तो इसको आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ मैं फिलहाल ऐसे लिख देता हूँ an² बाई v² इंटू v माइनस nb इक्वल टू nRT। इसको बोलते हैं वान डेर वाल गैस इक्वेशन। ठीक, सेकेंड डिफरेंस क्या है? दे आर हाइपोथेटिकल। रियली रियल सेंस में अगर कहें तो ऑल गैसेज आर रियल गैसेज। हीलियम, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कम नियरेस्ट टू बिहेविंग एज आइडियल गैसेज। तो फिलहाल ये तीन ऐसी गैसेज हैं जो थोड़े बहुत आइडियल की तरह बिहेव करती हैं। नो डाउट यहाँ में क्या लिखेंगे? ऑल गैसेज आर रियल गैसेज। ठीक, चलिए थर्ड पॉइंट क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय देयर मॉलिक्यूल्स, मतलब आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स is negligible in comparison to the total volume of the container or vessel। तो ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज को में जब पास्टुलेट्स माना था उसमें भी एक लिया हुआ था, पास्टुलेट था ये। ठीक है, इनके एक मॉलिक्यूल को हम क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ एनी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। ये वान डेर वाल ने इसको करेक्ट किया था, तो ये आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, रियल गैसेज के लिए हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। Most important, the forces of attraction between the molecules are neglected. In case of ideal gas molecules, there is no net force, there is no forces of attraction। तो ये हमने postulate में assume किया था। ठीक, but the forces of attraction between the molecules cannot be neglected at high pressure and low temperature। तो real के केस में हम इसको neglect नहीं कर सकते। ठीक, मतलब ये एक ऐसा पैरामीटर है जो किसी गैस को आइडियल भी बना सकता है और किसी गैस को रियल बना सकता है। ये हमें याद रखना है कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो वो बिहेव करेगा आइडियल की तरह, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो बिहेव करेगा रियल की तरह। ठीक, चलिए फिफ्थ पॉइंट क्या कह सकते हैं? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 22.4 लीटर। इसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई भी गैस ले लीजिए, आइडियल गैस अगर है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। मतलब कि अगर किसी गैस का 1 मोल हमने लिया और उसका वॉल्यूम अगर 22.4 लीटर आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि अरे ये तो आइडियल है। ठीक,
The volume of 1 mole of real gas at a standard temperature pressure is not exactly 22.4 लीटर। ये ठीक इसके बराबर नहीं होगा, तो या तो उससे ज्यादा होगा या तो उससे कम होगा। ठीक, तो रियल गैस के 1 मोल अगर हम लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में, तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा? 22.4 लीटर के बराबर नहीं आएगा। बराबर नहीं होगा, या तो उससे ज्यादा होगा या तो उससे कम होगा। ठीक, नाउ लास्ट पॉइंट क्या कर सकते हैं? द कूलिंग इफेक्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन पे आइडियल गैस में कोई कूलिंग नहीं होता। ठीक, तो इसमें क्या होता होगा? रियल में होता है, क्योंकि डिफरेंस जब भी हम लिखते हैं तो जनरली क्या होता है कि जो एक साइड में अगर जो पॉइंट है उसका जनरली रिवर्स दूसरे में होता है। ठीक, तो यहाँ में कूलिंग इफेक्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड, यहाँ में क्या लिख सकते हैं? कूलिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ठीक, तो आइडियल मतलब जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करें, ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। रियल मतलब जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है। किस कंडीशन पे करता है? ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो किसको फॉलो करता है? वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन को। ठीक, और ये आइडियल किसको फॉलो करते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन को। इक्वेशन आप लिख दीजिए। देन आइडियल क्या है? जस्ट हाइपोथेटिकल है। ठीक, रियल में हमें कोई गैस आइडियल नहीं होता नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे। इसमें क्या होता है? ऑल गैसेज आर रियल गैस। ठीक, इनका वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ द आइडियल गैस कैन बी नेग्लेक्टेड। रियल वाले में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइडियल में हम नहीं होता, नेग्लेक्टेड कर सकते हैं। रियल में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में है तब जनरली हम उसको बोलते हैं कि रियल गैस की तरफ बिहेव करेगा। ठीक, मोलर वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी आइडियल गैस के 1 मोल के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में 22.4 लीटर। ठीक, इसमें क्या होगा? 22.4 लीटर के बराबर नहीं होगा, या तो उससे ज्यादा होगा या तो उससे कम होगा। इनमें कूलिंग इफेक्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड आइडियल में, तो इसमें क्या लिखेंगे? कूलिंग इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक, चलिए इसमें क्या कर सकते हैं? द एक्सटेंट टू विच रियल गैस डिपार्ट्स या डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर may be depicted in terms of a function called the compressibility factor। तो इसको हम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया compressibility factor को? compressibility factor क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? to express the deviation from ideal behavior। ठीक, क्लियर? क्योंकि अभी तक पता है कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कोई भी गैस आइडियल नहीं है। ठीक है, P इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करता। जब नहीं करता है तो वो कितना डेविएशन शो करता है उस आइडियल बिहेवियर से, उस इक्वेशन से। तो इसी के लिए एक टर्म डिफाइन किया गया, एक न्यू फंक्शन डिफाइन किया गया जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो इट कैन बी रिटन एज, सो इट इज डिफाइंड एज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हम क्या डिफाइन करते हैं? जेड। लेकिन इसको डिफाइन किया गया है PV इक्वल टू NRT। ठीक, अगर 1 मोल के लिए आप लिखते हैं फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, तो 1 मोल के लिए अगर हम लिखेंगे तो n की जगह पे क्या हो जाएगा? 1। तो n की जगह 1 रखेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या मिलेगा? PV इक्वल टू RT। ठीक, क्लियर? चलिए अब अगर आइडियल गैस है तो हम क्या बोला? आइडियल गैस है तो इसका मतलब दिमाग में क्या आएगा कि आइडियल गैस है तो ये किसको फॉलो करेगा? PV इक्वल टू NRT। ठीक, तो इसके लिए अगर आपसे कहा जाए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालिए तो आप क्या कहेंगे? PV डिवाइडेड बाय NRT, है ना। और ये दोनों टर्म क्या है? PV इक्वल टू NRT। तो किसी की जगह पे कोई भी रख दीजिए। तो यहाँ अगर आप NRT रख दें सपोज, तो नीचे भी क्या है? NRT। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा? Z इक्वल टू 1। ठीक, अगर किसी गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 आ रहा है, क्योंकि हमको यहाँ से न्यूमेरिकल में पूछता है, तो हम उस गैस को क्या बोलेंगे? उसका नेचर पूछेगा तो क्या लिखेंगे? आइडियल। ठीक, क्या आइडियल गैस है तो उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, क्या लिखेंगे? 1। ठीक, क्लियर? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? नाउ फॉर एन आइडियल गैस PV इक्वल टू NRT, तो Z आपको क्या मिल गया? 1। अगर आइडियल गैस है तो उसके लिए Z इक्वल टू 1, सीधा सीधा। ठीक, चलिए अगर आइडियल नहीं है तो फॉर ए रियल गैस
तो रियल गैस होगा तो PV इज नॉट इक्वल टू nRT, ये इसके बराबर नहीं होगा। ठीक, जब इसके बराबर नहीं होगा तो Z की वैल्यू भी 1 के बराबर नहीं आएगा, ठीक ना। तो रियल गैस के लिए हम क्या लिखेंगे, Z इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक, क्यों, क्योंकि PV इज नॉट इक्वल टू nRT। ये कहां से आ रहा है, क्योंकि बाय डेफिनेशन रियल वे होते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए PV nRT के बराबर नहीं आएगा। चलिए, अब अगर बराबर नहीं है तो मैथमेटिकली हमारे पास क्या है, दो केस होगा, या तो Z की वैल्यू, चलिए अगर तीनों हम लिखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट केस क्या हो सकता है, Z इक्वल टू 1, तो हम इसको क्या बोल देंगे, आइडियल गैस। ठीक, अगर 1 नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा, 1 से कम होगा या 1 से ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या मिलेगा, 1 when Z is less than 1। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से कम है, फॉर एग्जांपल किसके लिए होता है, मीथेन के लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है, the gas is said to show negative deviation। तो less than 1 मतलब कमती, कमती मतलब क्या बोलेंगे, negative deviation। तो this implies that the gas is more compressible than expected from ideal behavior। मतलब उस गैस को हम, मतलब उस गैस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो Z इक्वल टू लेस देन 1 है, तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक, आप Z को एक और टर्म में आगे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि Z को हम एक और टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, रियल बाई आइडियल। तो मैंने पीछे भी कहा था, ठीक, पीछे में क्या किया था कि अगर आइडियल गैस है तो उसका 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। अगर रियल है तो 22.4 लीटर नहीं होगा। ठीक, अब सोचिए, तो उस केस में रियल में इसका वॉल्यूम क्या आएगा, रियल में अगर इसकी वैल्यू Z की वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है, इट मींस कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, है ना। तो आइडियल कंडीशन में कितना होता है, 22.4 लीटर। तो इसका मतलब क्या है कि ये लेस देन 1 है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या होगा, 22.4 लीटर से कम होगा। ठीक, जब वॉल्यूम कम होगा 22.4 लीटर से, तो हम क्या बोलेंगे, द गैस इज मोर कंप्रेसिबल, आसानी से उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक, एंड सेकेंड केस में क्या आ सकता है, व्हेन Z इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 होगा, जैसे हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, इसको बोलेंगे क्या, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो अब इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट द गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, क्योंकि इसमें Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है। अब सोचिए, अगर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि रियल में जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है वो आइडियल से ज्यादा है, ठीक है। और आइडियल कितना होता है आपका, 22.4 लीटर। ये सबसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है नीट वगैरह में, IIT JEE वगैरह में, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए यहाँ से। तो रियल अगर है, मतलब रियली उसका वॉल्यूम क्या है, 22.4 लीटर से ज्यादा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या है, वॉल्यूम एक्चुअली ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है तो उसमें क्या है, कंप्रेसिबिलिटी उसकी कम हो गई। ठीक, तो यहाँ से कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, लेस कंप्रेसिबल। तो जिस गैस में कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, एक्चुअली वो क्या शो करता है, पॉजिटिव। जिस गैस में कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होता है, जिसको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, तो उस वो क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। ठीक, क्लियर। तो अगर आइडियल है तो Z की वैल्यू क्या लिखेंगे, सीधा सीधा 1, या न्यूमेरिकल में निकाल के नेचर हमसे पूछेगा, तो अगर 1 आएगा तो हम लिखेंगे आइडियल, अगर 1 नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे, नॉन आइडियल, रियल। ठीक, तो वहां से दो केस आएगा, या तो 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा। जब 1 से कम होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव डेविएशन, ठीक, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और 1 से ज्यादा होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, जब डेविएशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है। जब नेगेटिव है तो जस्ट रिवर्स है। ठीक, तो अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, फिर नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का क्या मतलब है, ठीक, तो देखिए भाई, द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैन बी फर्दर अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग डेरिवेशन।
तो देखिए हमने जेड को क्या डिफाइन किया, बोलिए क्या हम क्या लिख दिया, पी बी, ठीक, बोलिए क्या लिखेंगे, पी बी बाई एन आर टी, है ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं पी रियल बाई एन आर टी। नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन अगर पी बी आइडियल के लिए हम लिखेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, एन आर टी, है ना, आइडियल बिहेवियर के लिए, क्योंकि आइडियल गैस वही होता है जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे। तो पी बी आइडियल इक्वल टू एन आर टी, यहाँ से अगर हम ये निकालें मतलब एन आर टी बाई पी, ये किसके बराबर होगा, पी को इधर लेके आ गए, ये किसके बराबर होगा, बी आइडियल, है ना, ठीक। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जेड इक्वल टू क्या था, पी बी रियल बाई एन आर टी। इस पी को हम नीचे लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी रियल बाई एन आर टी बाई पी लिख सकते हैं, और एन आर टी पी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो नाउ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैन बी रिटेन एज पी रियल बाई पी आइडियल, क्लियर, क्योंकि एनआरटी पी की जगह पे क्या आएगा, पी आइडियल, इसकी जगह पे ये आ जाएगा एनआरटी पी की जगह पे, ठीक। तो एक्चुअली क्या पाया गया कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हम किसी गैस को रखते हैं तो कोई आइडियल है या नहीं है, तो वो हमें क्या बताएगा, ये एक्सप्रेशन, ठीक। नाउ अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल मोलर वॉल्यूम दैट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू, रियली वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है ऑफ द गैस टू द कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम कंसीडरिंग इट एज एन आइडियल गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये वॉल्यूम है जो किसी गैस को आइडियल या नॉन आइडियल बनाता है, ठीक। चलिए इसी को और अगर क्लियर लिख दे, देखिए यहाँ से हमको जेड रियल केस में वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो हम निकालेंगे, और बी आइडियल कितना होता है एक्चुअली 22.4 लीटर, ठीक। तो अब अगर मान लीजिए कि किसी रियल गैस में मतलब रियली कोई गैस अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगा, जेड ग्रेटर देन 1। ये जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। और अगर इन केस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल मॉलिक्यूल्स, रियल गैस मॉलिक्यूल्स लेस देन 22.4 है, इसकी वैल्यू अगर 22.4 लीटर से कम है, तब आप क्या बोलेंगे कि जेड की वैल्यू क्या आएगा, 100% लेस देन 1 आएगा, इसी को क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन, ठीक। तो एक्चुअली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे कि रेशियो है रियल में क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, आइडियल में कितना होना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन अगर क्वेश्चन में कहता है इसका मतलब क्या है कि उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर से ज्यादा आएगा, और नेगेटिव डेविएशन अगर कह रहा है कोई गैस सो नेगेटिव डेविएशन है, इट मींस कि उसका मोलर वॉल्यूम कितना आएगा, 22.4 लीटर से कम आएगा, ठीक, क्लियर। Now, अब this is the variation of compressibility factor Z versus pressure P। तो compressibility factor और P का वेरिएशन अगर हम देखें तो हमें इस तरह का कर्व मिलता है। तो this curve shows the variation of compressibility factor with pressure। देखिए साइड में प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इधर में compressibility factor प्लॉट कर रहे हैं, ठीक। Now from this curve the following observations can be drawn। नंबर 1 क्या दिखाई दे रहा है, नो रियल गैस फॉलोज द आइडियल बिहेवियर एंड डज नॉट गिव ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आइडियल गैस के लिए वैल्यू क्या होता था, 1। तो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई गया ये हमको क्या बता रहा है, आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक। तो अब आप कर्व को ध्यान से देखिए, कोई ऐसा कर्व नहीं है, इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो कोई ऐसा कर्व नहीं है जो हमें क्या दिखा रहा है, तो इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन हमें आ रहा है, या तो किसी का ऊपर से जा रहा है और किसी का या तो कर्व जा रहा है, ये ना नीचे से कर्व जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट हमको यहाँ से पता चल रहा है कि कोई भी गैस क्या है, आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक। चलिए सेकंड में क्या आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लाइन है जहां में जेड ग्रेटर देन 1 लिखा है, मतलब इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो ये जो ऊपर में आप जा रहे हैं ये 1 से ज्यादा है,
और ये जब नीचे में जो आ रहे हैं कर्व में वो क्या है, 1 से कम है। ठीक, so for gases like nitrogen, methane, carbon dioxide show negative deviation at low pressure। तो देखिए नाइट्रोजन कहाँ में है, यहाँ में है, तो ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये किसके लिए है, मीथेन के लिए। ठीक, और ये किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो इनके लिए जब प्रेशर कम है, यहाँ में ये कम लो प्रेशर रीजन है, तो लो प्रेशर है, और ये वाला क्या हो गया, हाई प्रेशर, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो लो प्रेशर रेंज में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये 1 से कर्व जो नीचे में आ रहा है ना। ठीक, 1 से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 है तो हमने क्या बोला था, नेगेटिव डेविएशन। तो ये कुछ ऐसी गैसेज है, नाइट्रोजन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, किसमें, एट लो प्रेशर में। ठीक, और फिर फर्दर जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो फिर इनकी वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। देखिए ये कर्व आपको ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यहाँ से कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, कब, जब हम यहाँ से प्रेशर बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो द वैल्यू ऑफ जेड इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ने से जेड की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, क्लियर। चलिए हाइड्रोजन और हीलियम, पॉइंट 3 क्या लिखा है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। चलिए हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसका सिंबल है He, ऑलवेज शो पॉजिटिव डेविएशन। ऑलवेज इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ में डॉटेड लाइन किसके लिए, आइडियल के लिए। अब आपको यहाँ में जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, देखिए हाइड्रोजन का ये वाला है, ये हाइड्रोजन के लिए मतलब हीलियम के लिए, और ये वाला हाइड्रोजन के लिए। इनका जो कर्व आ रहा है वो हमेशा क्या है, इस डॉटेड लाइन से ऊपर है, मतलब आइडियल बिहेवियर से ऊपर जा रहा है। इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम ये दो ऐसी गैसें हैं जो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करती है, या मतलब लो प्रेशर है तो भी, हाई प्रेशर है तो भी। ठीक, एंड ऑब्वियसली यहाँ भी जेड की वैल्यू प्रेशर के साथ बढ़ रहा है। ठीक, चलिए 4th पॉइंट क्या लिखा है, एट वेरी हाई प्रेशर्स ऑल गैसेस शो पॉजिटिव डेविएशन एंड द डेविएशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो जैसे जैसे आप हाई प्रेशर रेंज में आ रहे हैं तो हर गैस में क्या हो रहा है, ये कर्व जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इनका बढ़ रहा है। तो एट वेरी हाई प्रेशर्स ऑल गैसेस शो पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि जेड की वैल्यू ऊपर जा रहा है, and the deviation increases with the increase of pressure, and obviously प्रेशर बढ़ाने से डेविएशन बढ़ रहा है। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से हमको ये दिखाई दे रहा है कि कोई भी गैस जो होती है वो आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रही है, जितना भी हमें प्लॉट किया। क्यों, क्योंकि किसी का भी कर्व जो आ रहा है वो इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग पैरेलल नहीं है। ठीक, कुछ गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसे क्या शो करती है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक, मतलब ये आपको 1 से नीचे कर्व आ रहा है, यहाँ जो कर्व ऐसे दिखाई दे रहा है डीप, यहाँ में नीचे की तरफ आ रहा है। लो प्रेशर पे ये नेगेटिव डेविएशन, और फिर जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हैं ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक, हाइड्रोजन और हीलियम फिलहाल ऐसी दो गैसें हैं जो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करती है, हमेशा, ऑलवेज का मतलब या तो कम प्रेशर रखिए तो भी, हाई प्रेशर रखा तो भी। ठीक, और जब वेरी हाई प्रेशर रख रहे हैं तो सब में ऑल गैसेस शो पॉजिटिव डेविएशन, सबका कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब जेड की वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमको एक्सपेरिमेंटली ऐसा एक्चुअली पाया गया जब हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो। ठीक, अब मेन कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, क्योंकि हमने काइनेटिक थ्योरी पोस्टुलेट माना, काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव किया, फिर उस गैस इक्वेशन से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ, गादर लॉ को डिराइव किया, वहां तक हम सही थे, आइडियल गैस इक्वेशन निकाला। ठीक, बट जब टेस्टिंग किया आइडियल गैस इक्वेशन तो कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर को शो फॉलो नहीं कर रहा है, वहां से डेविएशन शो कर रहा है। ठीक, तो इसलिए अब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग गलती कहाँ में थे, क्या गलती हुई थी हमसे, जिससे जो भी गैस है उस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, जिसको हमने काइनेटिक थ्योरी गैसेस से डिराइव किया था, बॉयल्स, चार्ल्स। ठीक, ये जितने भी लॉज हम करते हैं। सो द रियल गैसेज ओबे आइडियल गैस इक्वेशन ओनली इफ द प्रेशर इज लो और द टेम्परेचर इज हाई। तो सिर्फ दो कंडीशन है, जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो, तो उसी गैस कंडीशन पे जो गैस होती है वो आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। तो ये आइडियल गैस, किसी गैस के आइडियल होने की कंडीशन हो गई। ठीक, however if the pressure is high or the temperature is low, the real gases show marked deviations from ideal behavior. These deviations are due to following
two faulty assumptions. There are two wrong assumptions, faulty assumptions in the kinetic theory of gases. तो जो kinetic theory of gases हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था और उसमें कुछ assumptions माना था, तो ये देखा गया कि इसमें ये जो दो assumptions हैं वो दोनों क्या हो गए, गलत पाए गए. ठीक, अब वो कौन कौन से assumptions थे? तो नंबर 1, actual volume of the gas molecules is negligible as compared to total volume of the gas. तो जो हमने माना था कि वन गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसको हम टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ये एजम्पशन हमें गलत पाया गया लेटर ऑन बाद में. एंड सेकंड, द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस आर नॉट प्रेजेंट इन गैसेस. ये हमने एज्यूम किया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस के मॉलिक्यूल्स में नहीं होते हैं. ये भी एजम्पशन हमारा गलत हो गया. अगर नहीं है तब हम उसको क्या बोलेंगे, आइडियल. तब तो हमारी सारी कहानी, हमारा सारा थीसिस, सारा थ्योरी सही है. ठीक, बट जब मोस्ट ऑफ द गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तब हमें ये झटका लगा. इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्शन जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है. ठीक, नाउ द अबव टू assumptions are true only if the pressure is low or the temperature is high. सिर्फ ये जो दो assumption थे ये इसी कंडीशन पे सही होते हैं, तो they holds good only at this condition. That is why the most of the gases show ideal behavior at this condition. ठीक, इस कंडीशन को अगर हम फॉलो करें तब तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था. ठीक, ठीक है. तो हमसे क्वेश्चन पूछता है क्या जरूरत है वैन डर वाल को गैस आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई करने की, या व्हाट आर द कॉजेस फॉर द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. ठीक, क्यों मोस्ट ऑफ द गैसेज जो होती हैं वो आइडियल बिहेवियर को फॉलो नहीं करती हैं. तो हमें लिख देना है कि देयर आर टू faulty assumptions in the kinetic theory of gases. Number 1, the actual volume of the gas molecule is negligible as compared to total volume of the gas. ये हमने फर्स्ट kinetic of theory में ये postulates assume किया था. And the second, the intermolecular attractions are not present in gases. ये भी हमने माना था. ठीक, तो ये दो ऐसे जो assumptions थे जो बाद में गलत पाए गए. मतलब ये दोनों assumption किस कंडीशन पे सही है, only at low pressure और high टेम्परेचर. क्योंकि देखिए प्रेशर अगर कम है तो बॉयल्स लॉ से क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा. जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तब हम कह सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. और जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं के बराबर होगा या उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक, तो एट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एज्यूम करते समय वहां पोस्टुलेट में हमने ये माना था. ठीक है, बट नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे ये पोस्टुलेट सही नहीं है. ठीक है, चलिए ये आपके लिए रिमाइंडर है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखिए. ठीक, चलिए अब आते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेज. ठीक, नाउ टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज, J.D. van der Waals in 1873 modified the ideal gas equation by applying appropriate corrections so as to take into account the volume of gas molecule and the forces of attraction. ठीक, तो in order to explain the behavior of the real gases, real gases को हम कैसे explain करेंगे, क्यों गैस जो होती है आइडियल से behavior and deviation शो करती हैं, तो उसके लिए वैन डर वाल्स ने एक इक्वेशन डिराइव किया था, आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया था. ठीक, और उन्होंने दो करेक्शन किया. पहले को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमने माना था ना कि वॉल्यूम वन मॉलिक्यूल कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. ठीक, तीसरी इसको बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन, और दूसरा क्या बोलते हैं द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स. इसलिए दो करेक्शन यहाँ में इन्होंने किया और आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया. ठीक, नाउ द वैन डर वाल्स इक्वेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मॉडिफाइंग द आइडियल गैस इक्वेशन बाय applying corrections for the volume and pressure. इसलिए अब आइडियल गैस इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, PV इक्वल टू nRT. ठीक, तो इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन. तो डेरिवेशन तो हम करेंगे ही करेंगे, बट उसके पहले हमें इक्वेशंस को भी सही सही जानना होगा. और इसको जो वैन डर वाल्स ने जो करेक्ट किया था वो ये है an²/v², और वॉल्यूम की जगह में उन्होंने करेक्शन किया था V - NB इक्वल टू nRT.
इसको हम बोलते हैं वान डर वाल गैस इक्वेशन, मतलब वो इक्वेशन जो कौन फॉलो करेगा, रियल गैसेस फॉलो करती है। ठीक, अब इसमें ध्यान से देखिए प्रेशर, इसलिए यहां से हमको क्वेश्चन पूछता है, ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है P तो यहाँ भी है, बट ये टर्म आ गया AN²/V², इसको हम बोलते हैं प्रेशर करेक्शन टर्म। तो ये हमसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलता है, जो आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे, प्रेशर करेक्शन टर्म्स। तो प्रेशर करेक्शन टर्म क्या होता है, AN²/V², ये V² है। ठीक, 1 मोल के लिए अगर हम लिखेंगे तो N की जगह 1 हो जाएगा, तो 1 मोल का भी क्वेश्चन है, तो A/V²। ठीक, एंड नाउ वॉल्यूम करेक्शन टर्म क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखिए यहाँ भी V है आइडियल में, बट यहाँ पे रियल में क्या है, V-NV, तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन टर्म। तो जो वान डर वाल ने किया था वॉल्यूम करेक्शन टर्म, तो इसको हम बोलते हैं N/V। ठीक, इन्होंने 2 करेक्शन किया था, एक वॉल्यूम करेक्शन और एक प्रेशर करेक्शन। ठीक, अब वान डर वाल ने क्या किया कि एक्चुअली आइडियल कंडीशन में क्या था, जो PV = nRT था, तो हम वॉल्यूम को जरूरत से ज्यादा मेजर कर रहे थे। आइडियल कंडीशन में हम वॉल्यूम को जितना एक्चुअली ऑक्यूपाई है रियल में उससे ज्यादा ले रहे थे, और प्रेशर को क्या कर रहे थे, उस कम कंसीडर कर रहे थे, प्रेशर हमारा कम आ रहा था। ठीक, ऐसा क्यों? ठीक है, उसी को वॉल्यूम ने, वान डर वाल ने आइडियल में वॉल्यूम को करेक्ट किया और प्रेशर को भी करेक्ट किया। ठीक है, पहले हमने अज्यूम किया था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। जैसे सपोज ये मॉलिक्यूल्स इंटीरियर में है, एक सेंटर में है, तो इधर 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 क्या इक्वली बैलेंस है। ठीक, बट जो मॉलिक्यूल जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, अगर मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से टकराने वाला है, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो इनमें क्या है, अंदर की तरफ एक पुल लगेगा, इधर में खींचने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे ना, बट इसको काउंटर बैलेंस के लिए इधर में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसलिए दे विल एक्सपीरियंस एन इनवर्ड पुल, उनके एक अंदर की तरफ खिंचाव लगेगा। तो उससे क्या होगा, जब अंदर की तरफ खिंचाव लगेगा और उनको दीवार से टकराना है, ठीक, तो उनका रेट ऑफ मोमेंटम जो होगा वो पहले से कम होगा, थोड़ा कम होगा तो मोमेंटम कम होगा, तो अप्लाइड फोर्स भी कम आएगा, जब फोर्स कम आएगा तो प्रेशर भी कम आएगा। ठीक, तो वान डर वाल ने कहा कि एक्चुअली आइडियल कंडीशन में क्या था कि हम वॉल्यूम को जरूरत से ज्यादा ले रहे थे, इसलिए उन्होंने वॉल्यूम को कम किया, और प्रेशर हम कम मेजर कर रहे हैं। एक्चुअली प्रेशर क्या है, रियल केस में प्रेशर क्या है, जितना हम ले रहे हैं आइडियल केस में उससे ज्यादा आ रहा है। ठीक, तो प्रेशर करेक्शन टर्म कितना हो गया, AN²/V², वॉल्यूम करेक्शन टर्म क्या हो गया, N/V। 1 मोल के लिए कहेगा तो N की जगह 1 लेना। ये सब हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। ठीक, तो आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर के लास्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, अभी तो जस्ट कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक, नाउ फर्स्ट वॉल्यूम करेक्शन। So van der Waals assume that molecules of a real gas are rigid spherical particles which possess a definite volume. Take no doubt the molecules are regarded as solid sphere. Thus the volume of a real gas, that is volume available for movement, is therefore actual volume minus the volume occupied by gas molecules. ठीक, इसको समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा था। चलिए, मॉलिक्यूल्स को हम जनरली क्या मानते हैं, सॉलिड स्फीयर है। ठीक, तो हम सॉलिड स्टेट में एक क्लोज पैकिंग भी पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड सॉलिड स्टेट में। ठीक, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल्स को हम मान लेते हैं इस तरह से, इनमें क्या है, क्लोज पैकिंग है। तो अगर आप मॉलिक्यूल्स को इस तरह से पैक करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर रिगार्डेड एज सॉलिड स्फीयर। ठीक, तो देखिए जैसे सपोज मान लीजिए कि जिस कंटेनर में हमने रखा है इस गैस को, उसमें उसका वॉल्यूम क्या है, 5 लीटर है। तो आइडियल कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि ये 5 लीटर ऑक्यूपाई हो गया। ठीक, तो अगर जिस कंटेनर में आपने रखा है जिस भी गैस को, उसका अगर वॉल्यूम मान लेते हैं 5 लीटर है, ठीक, तो हम मान लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स क्या था, आइडियल केस में 5 लीटर था, बट ये ऐसा एक्चुअली नहीं है। ठीक, देखिए अगर सॉलिड में हम कंसीडर करते हैं तो मॉलिक्यूल्स को अगर यहाँ में रखा है, तो ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये स्पेस अनऑक्युपाइड है। देखिए यहाँ भी कोई स्पेस नहीं है। ठीक, यहाँ भी कोई स्पेस, मतलब ये क्या, सब खाली है।
ठीक है। तो ये जो अनऑक्युपाइड स्पेस पैकिंग अगर हम निकालते हैं बीसीसी एफसीसी में तो 48%, 52%, 68%, 74%, अब 100% पैकिंग हमको नहीं मिलता। मतलब ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये अनऑक्युपाइड है। तो इसी को वंडर मान ने कहा था कि आइडियल केस में क्या है कि हमने 5 लीटर के कंटेनर में रखा तो एज्यूम कर लिया कि इसका वॉल्यूम क्या है 5 लीटर है, बट इन रियल सेंस में एक्चुअली ये 5 लीटर पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाइड नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, एक्चुअल वॉल्यूम माइनस द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक, if B is the effective volume of the molecules per mole of the gas, the ideal volume of the gas equation is B minus B। मतलब इसको इन्होंने बोला था एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये इंक्लूड नहीं करना है को वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, क्योंकि ये वॉल्यूम एक्चुअली क्या है अनऑक्युपाइड है, कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ में नहीं है। ठीक, इसलिए नॉट बी। तो आइडियल में हम बी मान लेते थे पूरा 5 लीटर, बट एक्चुअली पूरा 5 लीटर ऑक्युपाई नहीं है। तो कितना ऑक्युपाई किया है, बी माइनस बी। बी इज नोन एज द excluded volume or co-volume which is a constant and characteristics for each gas। ठीक, and सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था, this excluded volume B is actually 4 times the actual volume of the gas molecule। इसकी जो वैल्यू होती है वो 4 टाइम्स होती है the actual volume of one molecule। तो वन मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को हम नेगलेक्ट करने की बात करते हैं, बट यहाँ में क्या है, इसका 4 टाइम्स है, इट कैन नॉट बी नेगलेक्टेड। ठीक, तो आइडियल केस में वॉल्यूम हम भी जो ले रहे थे उतना वो रियल सेंस में ऑक्युपाई नहीं है, इसलिए गैसेज जो होते हैं वो डेविएशन शो करती हैं। ठीक, तो कितना रियल में ऑक्युपाई है, एक्चुअल वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई है, तो उसी को उन्होंने क्या किया, बी माइनस बी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अगर n मोल है तो b माइनस एन बी, और b को हम क्या बोलते हैं, b इज नोन एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। ठीक, तो कोई भी आप चलिए जैसे 4 बॉल ले लीजिए, एक दूसरे को ऐसे टच करके आप रख दीजिए यहाँ पे, और इसके नीचे भी अगर आप यहाँ रख दीजिए तो देखिए पूरा स्पेस ऑक्युपाई नहीं होगा, ये जगह खाली होगा। उसी तरह इनकी अगर आप क्लोज पैकिंग करते जाएं लाइक दैट, एक फिर उसके नीचे दूसरे को ऐसे बनाते जाइए, तो भी आपको देखिए ये जो बीच का स्पेस है अनऑक्युपाइड है, इसको वायर्ड बोल सकते हैं। ये वाला डॉटेड जो हम दिखा रहे हैं ये वाला, ये ऑक्युपाइड नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर रिगार्डेड एज सॉलिड स्फीयर। ऐसा नहीं कि आप उसको तोड़ के फोड़ के पाउडर बना के उसके अंदर घुसेड़ देंगे। ठीक, तो कोई भी 2 बॉल आप ऐसे लीजिए, फिर उसके नीचे एक दूसरी लेयर बॉल की बनाइए, तो बीच का स्पेस खाली मिलेगा। ठीक है, क्लियर। नाउ प्रेशर करेक्शन। A molecule in the interior of the gas is attracted by other molecules on sides. Take these forces thus are not effective, or as equal and opposite forces cancel each other। तो जो यहाँ में दिखाया गया कि जो मॉलिक्यूल्स अगर ठीक सेंटर में है, नहीं उसको नीचे भी खींचने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, इधर भी 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 होंगे। तो इसलिए हमने पहले इसको ये एज्यूम करके मान लिया कि नो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किस मॉलिक्यूल्स पे कोई नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। ठीक, जो आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। However, a gas molecule which is just going to strike the wall of the vessel, जो ठीक टकराने वाला है, जो यहाँ में दिखाई देगी, ये वॉल ऑफ द कंटेनर है जो टकराने वाला है। तो जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ रहा है, जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो इसके इधर तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक, बट इसको इधर खींचने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे होंगे, ऊपर में होंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स टकराने वाला है उसको अंदर की तरफ खींचने वाला होगा। उसी तरह ये नीचे बॉटम में जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनको भी टकराने वाले हैं इस बॉटम से, तो अंदर में इस मॉलिक्यूल्स हैं जो इसको खींचेंगे। मतलब वही कि आप अगर रेस में दौड़ रहे हैं और पीछे से आपका कोई पैर पकड़ ले तो आपका स्पीड क्या होगा, कम होगा। ठीक, ठीक है, and they will experience an inward pull due to unbalanced attractive forces. Therefore, it strikes the wall with less momentum. Momentum equal to mass into velocity. तो जब वो टकराने जा रहा है और आप उसको पीछे से खींच रहे हैं जैसे सपोज, तो उसकी वेलोसिटी में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा। जब वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा, ठीक।
और मोमेंटम जब कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, dp by dt इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, और इसको डिराइव करते इसमें काइनेटिक इक्वेशन में भी लिखा हुआ है। तो dp by dt इज नोन एज अप्लाइड फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और प्रेशर क्या था, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यानी जब मोमेंटम में कम चेंज होएगा तो फोर्स में भी कम होगा, और फोर्स कम होगा तो प्रेशर भी कम आएगा। ठीक, तो इसीलिए उन्होंने प्रेशर में क्या किया, ऐड किया है, वॉल्यूम में क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, क्लियर। अब इसलिए करेक्टेड प्रेशर तो P आइडियल, मतलब आइडियल केस में P मान लिया, स्मॉल p यहाँ ले लिया, आप चाहें तो P आइडियल भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं करेक्शन फैक्टर। प्लस क्यों किया है, क्योंकि एक्चुअली वॉल्यूम हम क्या कर रहे थे, ज्यादा मेजर कर रहे थे, और प्रेशर को क्या कर रहे थे, कम मेजर कर रहे थे। क्योंकि नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगने से उसका मोमेंटम में जितना चेंज होना चाहिए वो पहले से थोड़ा कम आएगा। क्योंकि ये मॉलिक्यूल अगर इस वॉल से टकराने वाला है तो इसको इधर खींचने वाले बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, इधर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसको काउंटर बैलेंस नहीं कर सकता, इसलिए उसमें क्या इनवर्ड पुल लगेगा। तो वही जैसे सपोज कि आप टकराने, मतलब आप दौड़ रहे हैं और आपको पीछे से खींचा जाए तो आपका स्पीड कम होगा। ठीक, जब इस वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगा, मोमेंटम कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, फोर्स कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। Now the correction factor depends on two factors. The attractive force exerted on a single molecule about to strike the wall is proportional to the number of molecules per unit volume in the bulk of the gas. मतलब ऐसे कितने molecules हैं जो इसको खींचने वाले हैं और ऐसे कितने molecules हैं जो टकराने वाले हैं, इसी दोनों पे डिपेंड करेगा ना। ठीक, और सेकेंड फैक्टर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग द वॉल व्हिच इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक, अब हम वहां तो बैठे नहीं है काउंट करने के लिए कितना टकराने वाला है और कितना उसको खींचने वाला है, क्योंकि सबका एक नई टाइम आएगा जब वो टकराएगा तो दूसरा उसको खींचेगा, फिर वो जब टकराएगा तो पहला वाला उसको खींचेगा, क्योंकि एक साइड है ना कि आप टकराते रहेगा, इलास्टिक कोलिजन होता रहता है। ठीक, इसलिए हमें क्या है कि ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उसे टकराने वाले हैं। ठीक, नाउ द करेक्शन टर्म P is proportional to the density of the gas near the wall and the density of the gas inside the wall। मतलब कितने टकराने वाले हैं near the wall और कितने उसको खींचने वाले हैं inside the wall, that is P is proportional to density स्क्वायर और P is proportional to D स्क्वायर। ठीक, अब D डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, N by P, ये ना, तो डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगा, N by P, तो रख दीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, P is proportional to N by V का होल स्क्वायर, क्योंकि N by V मॉलिक्यूल्स हैं जो टकराने वाले हैं और N by V मॉलिक्यूल्स हैं जो उसको खींचने वाले हैं। ठीक, क्लियर। तो इसलिए यहां से क्या मिल जाएगा, P is proportional to N by V स्क्वायर। तो प्रेशर जो करेक्शन टर्म है हमें क्या मिल गया, तो चलिए स्मॉल p प्रेशर करेक्शन टर्म क्या मिल गया, इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी स्क्वायर, मतलब N स्क्वायर बाई V स्क्वायर। इस साइन को हटाएंगे तो एक टर्म आएगा तो जो हम बोलते हैं A N स्क्वायर बाई V स्क्वायर, ये उनको मिल गया प्रेशर करेक्शन टर्म। नाउ P रियल केस में कितना ऑक्युपाई करेगा, तो आइडियल प्लस A N स्क्वायर बाई V स्क्वायर, तो हमें मैं P रियल लिख देता हूँ। ठीक, तो हमारा प्रेशर करेक्शन होने के बाद कितना आ गया, ये आ गया। चलिए अब आइडियल गैस इक्वेशन में क्या था, PV इक्वल टू nRT, तो P की जगह पे इन्होंने क्या करेक्शन किया, वंडर वाल ने A N स्क्वायर बाई V स्क्वायर। ठीक, और V वॉल्यूम को क्या करेक्शन किया, माइनस NV इक्वल टू nRT, इसको क्या बोलते हैं, वंडर वाल गैस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज वंडर वाल गैस इक्वेशन, ये उनके नाम पे। ठीक, क्लियर। तो प्रेशर वाले की जगह रख दिया करेक्शन टर्म, वॉल्यूम का करेक्शन टर्म को रख दिया आइडियल गैस इक्वेशन में। तो वंडर वाल जस्ट मॉडिफाइड द आइडियल गैस इक्वेशन टू दिस इक्वेशन
और इसको उनके नाम पे बोलते हैं वान डेर वाल गैस इक्वेशन। ठीक, चलिए अगर फॉर 1 मोल है तो अगर 1 मोल के लिए हमसे कहता है वान डेर वाल लिखिए, क्या लिखेंगे ऑफ ए रियल गैस या गैस, तो n की वैल्यू क्या रख देंगे 1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा p प्लस a बाई v स्क्वायर। ठीक, और v माइनस n की जगह 1 रख दिया, v इक्वल टू n की जगह 1 रख दिया RT। तो ये भी वान डेर वाल गैस इक्वेशन है, बट किसके लिए, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, रियल गैस। चलिए ठीक, तो 1 मोल के लिए लिखेगा तो 2 मोल्स का आएगा, तो n की जगह 2 रख देंगे। ठीक है, क्लियर। तो वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम को क्या किया, एक्चुअली कम किया। ठीक, वॉल्यूम में क्या किया था उन्होंने, जितना आइडियल कंडीशन में हम मेजर जो कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, जितना रियली ऑक्यूपाई कर रहा है उससे ज्यादा था। ठीक, क्यों ज्यादा था, क्योंकि भाई रियल सेंस में क्या है कि मॉलिक्यूल्स आर रिगार्डेड एज रिजिड स्फेरिकल पार्टिकल्स, स्फेरिकल मानते हैं, तो बीच में उनका स्पेस जो था अनऑक्यूपाइड रहेगा, 100% पैकिंग उनको नहीं मिलता, इसलिए माइनस कर दिया, उसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम। और ये जो वॉल्यूम आ रहा है, ये वैल्यू जो बी, इसकी वैल्यू क्या होती है 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स फॉर 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए ये बी जो होता है 4 इंटू बी के बराबर होता है, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। प्रेशर में क्या था कि देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द molecules which is just about to strike the walls of the container। ठीक, तो जो ठीक सेंटर में है वो तो चलो बैलेंस है, इक्वली देयर इज नो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ठीक सेंटर में है, बट जो मॉलिक्यूल्स जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो टकराने वाले हैं, यहाँ तो कोई नेट नहीं है, बट जो टकराने वाले हैं उनमें दे विल एक्सपीरियंस एन इनवर्ड पुल, इसलिए उनका क्या होगा, जब उसको पीछे की तरफ आप खींचेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में थोड़ा बहुत कमती होगा, रिड्यूस होगा, उतना इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा जितना होना चाहिए, इसलिए मोमेंटम चेंज थोड़ा कम होगा, लेस होगा, मोमेंटम चेंज कम होगा तो फोर्स भी कम होगा, तो प्रेशर भी कम आएगा। तो आइडियल केस में हम प्रेशर को थोड़ा कम मेजर कर रहे थे, इसलिए उन्होंने करेक्शन में क्या किया, P प्लस स्मॉल p, एक करेक्शन टर्म ऐड किया, P हम थोड़ा पहले से कम मेजर कर रहे थे आइडियल केस में। ठीक, अब ये करेक्शन पिक्चर दो चीज पे डिपेंड करेगा, कैसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो स्ट्राइक दी वॉल, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो उसको खींचने वाले हैं, तो ये दोनों हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द गैस, तो D, और डेंसिटी किसकी में आएगा n बाई v। ठीक, इसलिए हमें हो गया P प्रोपोर्शनल टू n बाई v स्क्वायर, और इस साइन को हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, वान डेर वाल कांस्टेंट A और B को यहाँ में बोलते हैं वान डेर वाल कांस्टेंट, A एंड B आर नोन एज, उनके नाम पे वान डेर वाल कांस्टेंट, बाकी तो टर्म्स हमारा यूजुअल है, वान डेर वाल कांस्टेंट बोलते हैं उनके नाम पे। ठीक, क्लियर, ठीक है। चलिए नाउ यूनिट्स ऑफ द वान डेर वाल कांस्टेंट, अब हमें A की यूनिट निकालना है। फिर हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी को ही हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें A की यूनिट अगर निकालनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, P की जो यूनिट होगी वही इस पूरे टर्म की यूनिट होगी, तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, P की जो यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी, इस पूरे टर्म की यूनिट होगी। तो A का हमें निकालना है अगर, तो हम A को यहाँ से ट्रांसफर करें तो क्या मिलेगा, P इंटू बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा n स्क्वायर। P की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेरिक। ठीक, वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे, लीटर स्क्वायर, और नीचे में क्या बैठा है, मोल स्क्वायर। इसका जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक लीटर स्क्वायर, और नीचे से क्या आ जाएगा, मोल के पावर -2। तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमें रटना है, तो दिस इज द यूनिट फॉर द वान डेर वाल कांस्टेंट A। ठीक, उसी तरह B की यूनिट अगर हमें निकालनी है तो B का हमें बैठा है V माइनस एन B, मतलब B की जो यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी, n इंटू B। B की यूनिट निकालना है तो हमें क्या लिखेंगे, V बाई n। चलिए वॉल्यूम का कितना आता है, लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स हो गया मोल, तो लीटर पर मोल, ये हो गया हमारा B की यूनिट। ठीक, याद रहेगा। तो वान डेर वाल गैस इक्वेशन याद है तो यूनिट भी हम निकाल सकते हैं, इसमें कुछ हमें ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए
Now, significance of van der Waals constant A and B. What are the significances of A and B? A को हम बोलते हैं van der Waals constant A is a measure of intermolecular forces of attraction amongst gas molecule. तो गैस मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा A की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगा. So the value of A is a measure of the magnitude of intermolecular forces of attraction among the molecules of gas. Take what is the significance of van der Waals constant A? So A is a measure of the magnitude of intermolecular forces of attraction. So greater the value of A, most important है ये तीन चैप्टर आपको कनेक्ट करता है. Larger are the intermolecular forces of attraction. ठीक, तो जिस गैस के लिए A की वैल्यू जितना ज्यादा होगा उस गैस को हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं. ठीक, तो any liquefiable gas has greater intermolecular forces of attraction. So greater is the value of A for a gas, greater will be the ease of its liquefaction. उस गैस को हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं. ठीक, the easily liquefiable gases just like sulfur dioxide, ammonia, hydrogen sulfide, carbon dioxide have higher value of A than the permanent gases like nitrogen, hydrogen, oxygen. ठीक, the constant A is dependent on temperature. ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. तो जिस गैस के लिए A की वैल्यू जितना ज्यादा उसका लिक्विफिकेशन, ease of liquefaction क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा. उसको आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं. यहाँ से हमको बहुत सारा एबिलिटी क्वेश्चन मिलता है. ठीक, क्यों लिक्विफाई कर सकते हैं? क्योंकि इसका A की वैल्यू ज्यादा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा. आगे हम डिराइव भी करेंगे इसी चैप्टर में. तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसको हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं. क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है 8A/27RB. देखिए न्यूमरेटर में A की वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा होगा. जिनमें उस गैस की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है उसको हम आसानी से एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं. तो सरफेस टेंशन, ठीक, ये स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विफिकेशन दोनों हमको मिला के पूछता है. ठीक है, तो सीधा सीधा हमें क्या लिख देना है कि A ग्रेटर द वैल्यू ऑफ A ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. क्योंकि A हमें क्या बताता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, वो गैसेस से आसानी से लिक्विड में आ जाएंगे. क्योंकि हम पढ़ते हैं ना सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड, सबसे कम गैस. अब उल्टा सोचिए कि गैस में अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? लिक्विड. और लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? सॉलिड. ठीक, the value of B is a measure of the excluded volume per mole of the gas. B का इंपॉर्टेंस क्या है कि it is a measure of the excluded volume, और को वॉल्यूम भी बोल सकते हैं इसको. को वॉल्यूम मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस अनऑक्युपाइड होता है उसी को बोलते हैं एक्सक्लूडेड और को वॉल्यूम पर मोल ऑफ द गैस. और ये हमें क्या बताता है? रिलेट करता है इफेक्टिव साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स भी बताता है. इसकी वैल्यू क्या होती है? इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक, तो देखिए B की वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं 4, और वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब. और 1 मोल की बात कर रहे हैं इसलिए अवोगाद्रो नंबर. तो यहाँ से हमको न्यूमेरिकल्स मिलेगा. तो R की वैल्यू देगा एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई कह सकते हैं, साइज निकाल सकते हैं. तो हमको B देगा तो हमसे क्या पूछेगा? R. बाकी आपको सब कांस्टेंट है. 4 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, पाई है कांस्टेंट, अवोगाद्रो नंबर कांस्टेंट. ठीक, ये एज ए फॉर्मूला हमें यूज करना है. ठीक है, क्लियर. तो A हमें क्या बताता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. जिस गैस के लिए A ज्यादा उसके लिए सब कुछ ज्यादा है. लिक्विफिकेशन ज्यादा, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा और सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा. ठीक, B हमें क्या बताता है? इट इज मेजर ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम पर मोल ऑफ द गैस. इसकी वैल्यू क्या होती है? 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, बट पर मोल है इसलिए अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है. ठीक, इट हैज कांस्टेंट वैल्यू फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट होता है. लेकिन A जो होता है van der Waals कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. ठीक है, चलिए. बॉयल टेम्परेचर
द टेम्परेचर एट विच द रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, वह टेम्परेचर जिसपे कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है उसको बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर, TBC इसको लिखते हैं। ठीक, अब आइडियल गैस को बिहेव मतलब फॉलो करेगा तो एट दिस टेम्परेचर PV रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन अप्रेसिबल रेंज ऑफ प्रेशर। तो आइडियल के लिए जो हमने कर पढ़ा था कि PV और P में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये क्या आएगा, ठीक। इसलिए बॉयल टेम्परेचर को हम क्या लिखते हैं, देखिए TB की वैल्यू आगे डिराइव भी करेंगे इसको A/R इंटू B, इसको बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर। ठीक, तो वह टेम्परेचर जिसपे कोई रियल गैस क्या होता है आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है तो उसको बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर। ठीक, बॉयल टेम्परेचर पे क्या होता है, एक्चुअली सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट जो होता है वो 0 हो जाता है, तो आगे वेरियल पढ़ेंगे ठीक इसी चैप्टर में, तो वहां में इसको हम डिराइव भी करेंगे। तो इस बॉयल टेम्परेचर की वैल्यू होती है A/R इंटू B। ठीक, तो ये 1/2 TI इमर्जन टेम्परेचर भी आएगा, बॉयल टेम्परेचर भी मिलेगा। तो वंडर वाल कांस्टेंट A, वंडर वाल कांस्टेंट B और R क्या है, गैस कांस्टेंट, ये तीनों वैल्यू हमें पता है तो हम बॉयल टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि वह टेम्परेचर जिसपे कोई रियल गैस कैसे बिहेव करता है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा तो उसका कर्व क्या होगा, PV और प्रेशर में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कांस्टेंट मिलेगा। ठीक, चलिए नाउ अब वंडर वाल ने आइडियल गैसिफिकेशन को बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन किया था, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस बाय वंडर वाल इक्वेशंस। चलिए फर्स्ट कंडीशन एट वेरी लो प्रेशर, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो सोचिए प्रेशर अगर बहुत ज्यादा है, सॉरी एट वेरी लो प्रेशर, प्रेशर अगर बहुत कम है लो है तो वॉल्यूम क्या होगा, वेरी हाई, B is very large. Hence the correction term A/B square is so small that it can be neglected in comparison to B. तो पहले आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम यहाँ लिख दे तो शायद और आसान हो जाएगा इसको समझना। तो P A/N square by B square ये था ना, into B minus NB equal to NRT। ठीक, चलिए अब आपसे कह रहा है कि प्रेशर क्या है, बहुत कम है, तो बॉयल्स लॉ से क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो B की वैल्यू अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली स्क्वायर वाला टर्म भी क्या आएगा, और ज्यादा होगा। जब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू और ज्यादा होगा तो इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगा, और भी कम होगा। तो इतना स्मॉल होगा कि इन कंपैरिजन टू P हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, सिमिलरली द करेक्शन टर्म B कैन आल्सो बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू B, जो हम काइनेटिक थ्योरी गैसेस में एज्यूम किया था। मतलब यहाँ से ये टर्म खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये टर्म नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको इसके कंपैरिजन में और इसको इसके कंपैरिजन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, वंडर वाल गैस इक्वेशन रिड्यूसेस टू PV इक्वल टू RT, 1 मोल के लिए लिखा है इसलिए RT आएगा। ठीक, सो दिस एक्सप्लेन व्हाई एट वेरी लो प्रेशर्स द रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। तो जो हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि कोई भी गैस आइडियल नहीं है, उसको हमें बनाना पड़ता है किस कंडीशन में, वेरी लो प्रेशर और वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक, मैथमेटिक्स कभी झूठ नहीं बोलता, ये मैथमेटिकली इसको हम उन्होंने एक्सप्लेन किया। चलिए सेकेंड, एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो फिर यहाँ में चार्ल्स लॉ आएगा, तो वॉल्यूम भी क्या आएगा, ज्यादा होगा। फिर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो बोथ द करेक्शन टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हेंस एट हाई टेम्परेचर रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। तो ये जो दो हमारा एजम्पशन शुरू से आ रहा था तो उसको वंडर वाल ने यहाँ से एक्सप्लेन किया। ठीक, क्लियर है। तो ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। ठीक, चलिए थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर अगर ज्यादा होगा तब हमारा क्या आएगा, वॉल्यूम is small and A/B square may be neglected in comparison with B, but B excluded volume cannot be neglected in comparison to B। ठीक, इसलिए अब यहाँ से वंडर वाल हमको क्या मिल जाएगा, देखिए P प्लस A N स्क्वायर बाई B स्क्वायर, ये था ना, और यहाँ में क्या था, B माइनस NB इक्वल टू NRT। ठीक, चलिए n 1 मोल की हम बात कर रहे हैं तो n की जगह 1 ले लेते हैं। तो अब यहाँ से क्या लिखेगा, देखिए इस B प्लस A बाई B स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं,
तो इसको हम इसके टर्म में नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, P इंटू बी माइनस एन की जगह में क्या आएगा 1, तो यहाँ में क्या मिल जाएगा B माइनस बी इक्वल टू आर टी। चलिए इसको ओपन कर दीजिए, तो यहाँ से PB माइनस PB इक्वल टू आर टी। ठीक, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा PB इक्वल टू आर टी प्लस बोलिए PB। ठीक, क्लियर। अब इसको हम RT से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो PB डिवाइडेड बाई RT, इसको भी आप RT से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में RT, प्लस यहाँ में क्या मिलेगा PB बाई RT, ये क्या मिल जाएगा 1। बाई डिफरेंशिएशन दिस टर्म इज नोन एज Z, 1 प्लस PB बाई RT। ये सब भी हमें क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में मिलता है। तो एट हाई प्रेशर पे कंप्रेसिबिलिटी क्या आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है। ठीक, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, सो द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज ग्रेटर देन 1, किस कंडीशन में, एट हाई प्रेशर। और जब प्रेशर बढ़ेगा तो देखिए मैथमेटिकली यहाँ पे सोचिए, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे ये फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, जब प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि B और R तो कांस्टेंट है, जब ये वैल्यू बढ़ेगा तो 1 में आप ऐड करेंगे तो Z भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो हम ग्राफ में डिस्कस किया था कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इंक्रीजेज विद प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से ये बढ़ता है। ठीक, कब, एट हाई प्रेशर। तो प्रेशर ज्यादा होगा तो B स्मॉल होगा, A बाई B स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं बट B को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, इसलिए हमारा वैन डर वाल के इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा P इंटू बी माइनस बी इक्वल टू आर टी। सिंप्लीफाई कर दिया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए हमने आर टी से डिवाइड कर दिया सब में, तो यहाँ में क्या मिल रहा है आपको 1 प्लस पी बी आर टी। इसलिए क्या आ रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इक्वल टू 1 प्लस 1 में आप कुछ ऐड करेंगे। ऊपर आने से क्या पड़ा था, आइडियल गैस, 1 से ज्यादा आ रहा है मतलब क्या बोला था, पॉजिटिव, 1 से कम आएगा तो क्या बोले थे, नेगेटिव। और दूसरा यहाँ में क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये न्यूमरेटर में है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगा, तो 1 में और कुछ ऐड होगा, बढ़ेगा, तो कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगा। ठीक, क्लियर। तो जो कर्व में आ रहा था, ठीक है। चलिए, एट मॉडरेट प्रेशर, तो मॉडरेट प्रेशर में क्या आ जाएगा, B डिक्रीजेस, क्योंकि प्रेशर है ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा लो, तो मॉडरेट प्रेशर, तो उस केस पे क्या हो जाएगा, B डिक्रीजेस, हेंस A by B square increases। अच्छा, B बढ़ेगा कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, हाउएवर B is still large enough in comparison to B so that B can be neglected। तो यहाँ में हमको क्या मिल जाएगा, P plus A by B square, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट B माइनस B की जगह पे क्या आएगा, B इक्वल टू आर टी, एन की जगह 1 ले लिया। ठीक, चलिए अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो ए पी बी प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए बाई बी स्क्वायर से एक भी कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू आर टी। चलिए पी बी ए बी को ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ से मिल जाएगा आर टी बाई ए बाई बी। ठीक, अब इसमें क्या करना है, जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए करना है, इसलिए आर टी से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड में आर टी से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आर टी बाई आर टी माइनस ए बाई आर टी बी। बाई डिफिनेशन दिस टर्म इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आर टी कैंसिल हो गया, 1 माइनस ए बाई आर टी बी। तो एट मॉडरेट प्रेशर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए आर टी बी। 1 से माइनस कर रहे हैं आप, कुछ न कुछ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अब इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इन दैट केस z मस्ट बी लेस देन 1, और मस्ट बी लेस देन 1 का मतलब हमने क्या पढ़ा था, क्या बोला था, नेगेटिव डेविएशन। तो इसलिए कर्व अगर आप देखें ग्राफ को तो वहां में डीप हमको मिलता है, मतलब इस तरह का आता था, मतलब यहाँ आइडियल था और इस तरह का डीप हमको ऐसे मिलता था। ठीक, इसी को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। ये 1 से कम होगा, 1 माइनस ए आर टी। ठीक है, इसलिए यहाँ में क्या है कि अब अगर प्रेशर बढ़ाएंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो B क्या होगा, घटेगा। तो देखिए B घटेगा तो ये फैक्टर क्या होगा,
बढ़ेगा, और ये फैक्टर जब बढ़ेगा तो इसलिए हमको ये ग्राफ में क्या आता था, ये डीप मिलता था, मतलब पहले ग्राफ ऐसे ऐसे जाता ऊपर की तरफ जाता था। ठीक, तो मॉडरेट प्रेशर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमसे पूछेगा 1 माइनस ए आर टी वी। ठीक है, और जब हाई प्रेशर पे आएगा तो वहां में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो 1 प्लस पीवी बाई आर टी। ये थोड़ा मेमोराइज करना मुश्किल होता है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको मिलता है। ठीक है, तो वान डर वाल ने इस तरह से आइडियल गैस इक्वेशन को, आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये था आज का आइडियल गैस क्या था, रियल गैस क्या है, आइडियल गैस रियल गैस में क्या डिफरेंस है। ठीक, डेविएशंस को देखा, क्या रीजन था डिराइव करने के लिए, एंड देन वान डर वाल गैस इक्वेशन को डिराइव किया, सिग्निफिकेंस ए और बी और उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, वान डर वाल गैस इक्वेशन से किस तरह से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, फिर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ठीक, कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। सो थैंक यू वंस अगेन, जय हिंद, जय भारत।